स्टार्ट करते हैं रेडिएशन। देखिए हमारे पास तीन प्रोसेस थे ट्रांसफर ऑफ हीट में। फर्स्ट था कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड होता है बेटा रेडिएशन। कंडक्शन में हमने थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ा। कन्वेक्शन में कुछ ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फिनोमिना है जो रेडिएशन के बाद हम आपको बताएंगे। अब आया रेडिएशन। रेडिएशन का मीन्स ये होता है कि जहां पर लाइट का ट्रांसमिट हो वन प्लेस से अदर प्लेस पे विदाउट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सनलाइट जो होती है, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में बहुत मिनिमम टाइम लगता है। तो जिस टाइम में वो ट्रेवल कर रही है इसका मतलब है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसी को रेडिएशन कहा जाता है। तो कह सकते हो एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। क्या कर रहा है बेटा, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कहां से कहां तक बेटा, वन प्लेस से लेकर टू अदर प्लेस, एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक। कैसे बेटा, विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के। जबकि पता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर आप वैक्यूम बना दोगे तो ट्रांसफर होगी नहीं, क्योंकि वैक्यूम में एयर मॉलिक्यूल्स होते नहीं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब कुछ होगा नहीं वहां पर। इसका मतलब है, लेकिन कह रहा है एक ऐसा भी प्रोसेस है जहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे रेडिएशन होता किसके फॉर्म में है, EMW के फॉर्म में होता है। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये सारी बेटा कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल। ये सारी कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल। आपको दो वेव सुनी होंगी आपने, दो नहीं कह सकते, तीन होती हैं। मैकेनिकल जिसको मीडियम चाहिए, जस्ट लाइक साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल जिसको प्रोपोगेट के होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे सनलाइट, वो होती नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल में ही आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरी वो होती है मैटर वेव। तीन वेव होती है। मैटर वेव का मीन्स ये है कि ये पार्टिकल है, इसको हम फेंक दें तो वेव बन जाएगी। बॉल एक पार्टिकल है, उसको फेंक दीजिए तो जस्ट लाइक अ वेव, कैसे चलेगी, वेव के तरीके। तो ये होती मैटर वेव। हमारे पास तीन है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव। नॉन मैकेनिकल में ही बेटा हमारा आता है EMW। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा होता है। बस इतना याद रखिए कि रेंज कहां से होती है। तो बेटा 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होती है और लगभग 100 मीटर तक जाती है। 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंच जाती है बेटा, 100 मीटर तक। अब कुछ बुक्स में इसको 1 नैनोमीटर से स्टार्ट करके 1 मीटर तक जाती है। 1 नैनोमीटर से स्टार्ट करके 1 मीटर तक जाती है। तो 1 नैनोमीटर सबसे छोटी हो गई वेवलेंथ और 1 मीटर सबसे बड़ी हो गई। तो इसमें बेटा बहुत सारी वेव्स होती हैं। आपको नाम सुना होगा आपने, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट जिसको यूवी रेस कहते हैं आप, ठीक, एक्स रे और बेटा गामा रे। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इतनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। बेटा वेवलेंथ का ऑर्डर ऊपर की तरफ बढ़ता है। सबसे बड़ी वेवलेंथ है रेडियो की और सबसे छोटी वेवलेंथ है गामा की। इसका मतलब सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है आपके लिए, गामा। क्यों, वेवलेंथ सबसे बड़ी किसकी, रेडियो की। और सुनो, आपको फॉर्मूला पता है, F=c/λ, फ्रीक्वेंसी C/λ। जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही बड़ी होगी।
और जिसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर, भेदने की क्षमता, पार करने की क्षमता वो ज्यादा होती है। तो जिसका लैम्डा छोटा होगा उसकी बेटा फ्रिक्वेंसी बड़ी होगी। ठीक, इसका मतलब है कि रेडियो की वेवलेंथ बड़ी है, वेवलेंथ बड़ी है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, छोटी होगी। अब गामा की बेटा वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये आप ये याद रखो ऑर्डर, वैसे इतना ना भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाम है हमारे पास, इसको याद करने का शॉर्टकट भी अभी बता देंगे। इतने नाम आप याद रखिए। गामा के बाद भी कॉस्मिक रे होती है, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की होती है। इसका नाम आप सुन चुके हो, विजिबल लाइट, क्लास 10th में सुने होंगे, वेवगेओर डिस्पर्सन ऑफ लाइट में यही है विजिबल लाइट, वायलेट से लेकर रेड तक। बाकी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इनकी सबकी वैरायटी अलग अलग है, वो बाद में बताएंगे। तो बेटा EMW ये सारी कौन सी हैं, EMW, इसका मतलब है इनके पास फ्रिक्वेंसी है, ध्यान समझना, इनके पास फ्रिक्वेंसी है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन प्लांक क्वांटम थ्योरी से कहते हैं कि E = hf होता है। और ध्यान से बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है ड्यू टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से। प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट इज एनर्जी, लाइट क्या एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट, जो बंडल और पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। और क्वांटा को आप लोग फोटान कहते हैं। क्वांटा का पॉपुलर नेम जो आप लोग पढ़ते हैं वो होता है फोटान। तो फोटान का मतलब क्या है, आप जो बल्ब में देखते हैं, जो आपको लाइट दिखती है, वो लाइट नहीं है, वो क्या है, कॉर्पस्कल्स हैं, छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल हैं, उसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। जब हम देखते हैं तो क्या चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। जब ग्रुप में चलते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। और जब रे का ग्रुप बन जाता है, रे का ग्रुप, तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, जो आपको फोकस दिखाई देता है। तो बेटा सबके पास फ्रिक्वेंसी है, और जिसके पास भी फ्रिक्वेंसी है, इट हैव एनर्जी 100%, उसके पास एनर्जी जरूर होगी। तो फॉर्मूला क्या है, E = hf, जहां पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जहां पर बेटा h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। h की बेटा वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसका मतलब जितना हमको यूनिवर्स में रेडिएशन दिख रहा है, रेडिएशन, इट हैव डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, सबके पास अपनी फ्रीक्वेंसी है। एवरी पार्टिकल्स, एवरी एनर्जी लेवल्स हैव द फ्रीक्वेंसी, देन इट हैव डेफिनेट एनर्जी। अगर किसी के पास फ्रीक्वेंसी है तो उसके पास एनर्जी जरूर होगी। इसका मतलब है वो रेडिएशन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गया बिना किसी मीडियम के, उसको मीडियम नहीं चाहिए था, उसको कहते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अब रेडिएशन दो तरीके से होता है, एक जो एमिट कर सके और एक ऐसा जो एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए थ्योरी आई थी, एक प्रीवोस्ट थ्योरी आई थी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट। सबसे पहले एक थ्योरी की एक फिनोमिना सेट किया गया था, साइंटिस्ट थे प्रीवोस्ट, उन्होंने एक थ्योरी लॉन्च की थी कि हर पार्टिकल 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर, सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन के ऊपर क्या करेगा, हीट को एमिट करेगा। इसका मतलब है कि 0 केल्विन के नीचे नहीं करेगा। 0 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, इसका आपने रिलेशन पढ़ा है, डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन प्लस 273। इसका मतलब है केल्विन को सेल्सियस बनाओ तो -273 कर दो, -273। ये हमने आपको थर्मोमेट्री में पढ़ाया था, थर्मोमेट्री में। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 0 केल्विन के नीचे है तो वो भैया हीट को ना ही एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरी बात जो प्रीवोस्ट थ्योरी कहती है कि हीट एक्सचेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द मीडियम। अगर हीट को एक्सचेंज कराना है तो मीडियम चाहिए, तो क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक, तीसरा रूल क्या दिया गया कि जो हीट है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब लगातार चलता रहता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अगर आप टेम्परेचर सेम कर दें दो बॉडी के तो हीट किसी बॉडी से निकलेगी नहीं, किसी में जाएगी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये तो यूनिवर्सल तो नहीं है सही। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा
तो हीट जाती है, और टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं। इसीलिए प्रीवोस्ट थ्योरी गलत हो गई थी, और उसके बाद ये रेडिएशन की थ्योरी आई थी। रेडिएशन में कहा गया कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी हीट जो वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसमिट हो विदाउट एनी मीडियम, उसको कहते हैं रेडिएशन। और रेडिएशन डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल, इट प्रोपोगेट विदाउट एनी मीडियम, ये चलेंगी बिना किसी मीडियम के। अगर बिना किसी मीडियम के चलेंगी, इसका मतलब है कि इनके पास भी एनर्जी है, वो क्या करेंगी, लॉस करेंगे एनर्जी इक्वल HF से, जहां पर H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। बोलो इतनी बात ठीक है। अब रेडिएशन के दो पार्ट हमारे पास, ये तो रेडिएशन की डेफिनेशन हो गई नॉर्मल जो होती है। अब रेडिएशन के दो तरीके हैं। रेडिएशन दो प्रकार के, एक होता है एमिसिव पावर और एक होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। पहला होता है बेटा, पहला रेडिएशन के टाइप आ गए, फर्स्ट एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, ठीक, और सेकंड होता है बेटा एब्जॉर्प्टिव पावर। तो पहले हम एमिसिव की बात कर लें। एमिसिव का मतलब क्या है, एमिट करना। बेटा पावर तो जानते हो, जूल पर सेकंड, पावर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, उसी को बोलते हैं पावर। आप लोग वाट कहते हैं यूनिट में। तो जरा सोचो, एमिसिव का मतलब वो रेडिएंट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही थी, वो रेडिएंट एनर्जी किसी सरफेस से क्या करे, एमिट हो जाए, किसी सरफेस से क्या हो जाए, एमिट हो जाए। अच्छा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, रेडिएंट एनर्जी एमिट होगी क्यों? पहली चीज, अगर रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है, इसका मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर कम है कि ज्यादा। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एमिट कर ही नहीं पाएगा, वो तो एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसका मतलब है कि बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है ना, तभी तो वो क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो अच्छा सोचो, दोनों के टेम्परेचर सेम होते तो क्या वो एमिट करती? इसका मतलब है एमिसिव पावर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला टेम्परेचर, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरी बात, सरफेस। कैसा सरफेस? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप डायाथर्मिक वॉल लगा दें, इस कमरे के चारों तरफ डायाथर्मिक वॉल लगा दें, तो हीट बाहर जाएगी नहीं। डायाथर्मिक का मतलब इंसुलेटिंग, और इंसुलेटिंग से हीट ट्रांसफर होती नहीं। अगर आपने यहां पर कंडक्टिंग वॉल लगाई होती तो हीट ट्रांसफर होती। इसका मतलब है दो फैक्टर हो गए, एक तो नेचर ऑफ सरफेस और दूसरा उसका टेम्परेचर। तो जो भी एमिसिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर है, ये दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट सरफेस का नेचर, सरफेस का नेचर क्या है, और दूसरा उसका टेम्परेचर। ठीक है, पहला बेटा किस पे डिपेंड है, पहला किस पे डिपेंड, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। बेटा दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक, दूसरा क्या है बच्चा, टेम्परेचर। इन दो फैक्टर पे डिपेंड है कौन, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर को लिखते कैसे हैं, स्मॉल ई, अब इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप लोग। वैसे फॉर्मूला तो होता है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी क्या कर रही है, एमिट, क्या कर रही है, एमिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं एमिसिव पावर। तो आप सिंबल से भी लिख सकते हो रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, मान लो क्यू, मान लो आप एनर्जी को क्यू मानते हो, क्यू मान लो। पर यूनिट टाइम, सेकंड का मतलब टाइम, पर यूनिट एरिया, एरिया का मतलब ए, एरिया का मतलब ए। बेटा किसके इक्वल, एमिसिव पावर, इसको बोलते हैं ई लैम्डा। क्या बोलते हैं बच्चा, ई लैम्डा। अगर किसी सरफेस से एनर्जी एमिट हो रही है तो भैया 100% टाइम होगा, बिना टाइम के कहां से एमिट कर दोगे। क्या सरफेस एरिया, आपको याद होना चाहिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लैब। ये मैंने आपको थर्मल कंडक्टिविटी में लिखाया था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लैब। कमरे का एरिया जितना बड़ा करोगे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब है हीट किस पर डिपेंड है, अभी आपने लिखा नेचर ऑफ सरफेस। तो नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या है, एरिया से। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, कहां से एमिटेड करें, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर। उसे क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं एमिसिव पावर।
ठीक है, इतनी बात। कुछ बुक्स में इसको लिखने का तरीका दूसरा है, जैसे कुछ बुक्स में इसको इस तरीके लिख देते हैं Q इक्वल ई लैम्डा इंटू ए इंटू टी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ आप कि अगर कोई भी एनर्जी एमिट होगी तो 100% वेवलेंथ तो होगी ना। अरे भाई, कोई चीज जब स्पेक्ट्रम में बाहर आती है तो उसकी लेंथ होती है। ये आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल में पढ़ा होगा। बोहर मॉडल में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दो तो इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एक्साइटेड स्टेट और आफ्टर रिमूविंग द एनर्जी कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट। भैया जब नीचे आएगा तो बिना एनर्जी लॉस किए कहां से आ जाएगा? एनर्जी लॉस करेगा, इसका मतलब वेवलेंथ छोटी हो रही है, वेवलेंथ छोटी हो रही बेटा। इतनी बात समझे कि नहीं? तो अगर कोई स्पेक्ट्रम बन रहा है, कहीं लाइट एमिट हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है, तो वहां पर बेटा लेंथ होगी किसकी? जो रेडिएशन बाहर आता है। तो लिखने का तरीका कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। डी लैम्डा क्या? वेवलेंथ जो बाहर आ रही है, और ई लैम्डा आप जानते हो एमिसिव पावर। तो ऐसे को लिख देते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, इससे कोई भी चीज सॉल्यूशन नहीं आती है। तो एमिसिव पावर क्या है बेटा? एमिसिव पावर रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक, क्यू रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया इक्वल बेटा ई लैम्डा। एमिसिव एनर्जी कौन सी है? जो एमिट होती है। एमिट तभी होगी 100% जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा। विंटर के सीजन में हम लोग स्वेटर जैकेट इसीलिए पहनते हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर जाती है, बाहर का टेम्परेचर कम है, उसको कवर करने के लिए हम लोग जैकेट स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी एमिट करने वाली है? तो ये इसका फॉर्मूला है ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, किस पे डिपेंड है? नेचर ऑफ सरफेस पे। और किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। रेडिएशन क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर, कहां से कहां? वन प्लेस से अदर प्लेस पर, विदाउट एनी मीडियम, मीडियम हो या ना हो, उसको कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, अब रेडिएशन का एक फॉर्मूला और होता है ई के इक्वल 3/2 kBT, ये फॉर्मूला है, और ये बेटा आपको मिलेगा KTG में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अभी मैं बता दे रहा हूं, ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, 3/2 कांस्टेंट है, केबी को बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं, और टी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये दोनों आते कहां से हैं? ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हैं, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हैं। इक्वल एच एफ, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, ई क्या है? एनर्जी, मैंने आपको बता दिया एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? बंडल्स और पैकेट के फॉर्म में होती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्वांटा को हम क्या बोलते हैं? फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। इतनी बात ठीक है? एब्सॉर्प्टिव पावर, ठीक, नाम से ही कंफर्म है, एब्सॉर्ब, वो रेडिएशन जो क्या हो जाए? एब्सॉर्ब। तो भैया होगा तो वही बात में ना, टाइम भी होगा, एरिया भी होगा। भाई बिना सरफेस के कोई चीज एब्सॉर्ब नहीं हो सकती, बिना टेम्परेचर के एब्सॉर्ब नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टीज तो वही है कि नेचर ऑफ सरफेस और बेटा टेम्परेचर। भाई एब्सॉर्ब कब होता है? जैसे आपने समर के सीजन में देखा ना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 45, ओ ह्यूमंस का 37 नॉर्मल, तो क्या होता है? आप सोचेंगे कि हम रेडिएशन एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशन कैसा होता है? 24 आवर्स वाला होता है, हर टाइम एमिट होगा, एब्सॉर्ब होगा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है। आपकी जो ह्यूमंस की बॉडी है, लिविंग थिंग्स जिनको कहते हैं आप, लिविंग थिंग्स में जितने भी रेडिएशन होते हैं वो 24 आवर्स चलते हैं। और चलता कौन सा है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन 24 आवर्स एमिट भी होता है और 24 आवर्स एब्सॉर्ब भी होता है, और वो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, सराउंडिंग कैसा है और वेदर कैसा है। तो डिपेंड वही बेटा, नेचर ऑफ सरफेस एंड टेम्परेचर पे। तो फॉर्मूला भी वही बनेगा सेम। क्या बनेगा? रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं बेटा ए लैम्डा। क्या कहते हैं भाई? एनर्जी तो वही है ना, अब हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया। भाई हम यूनिट एरिया मान के चलते हैं, आपसे कह दे उसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर है, आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम पर स्क्वायर मीटर पे चलते हैं पर सेकेंड। अब टाइम एक 1 आवर्स कह दे, 2 आवर्स कह दे, जो कहता रहे आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं ए लैम्डा। मैंने लैम्डा क्यों लगाया? क्योंकि कहते हैं किसी ना किसी वेवलेंथ में होगा। भाई कोई चीज एब्जॉर्ब होगी तो उसकी भी वेवलेंथ होगी, इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया जाता है? ए लैम्डा लगा दिया जाता है। लैम्डा का मींस वेवलेंथ, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जिसको आप कहते हैं एब्जॉर्बिव पावर, ठीक है। तो Q अपान A इंटू टी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, समझ गया ना बात। रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बिव पावर कहते हैं। इतनी बात ठीक है। अच्छा आपसे कोई कहे कि ए लैम्डा की वैल्यू निकालिए, मान लो आपसे कह दे इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इंसिडेंट रेडिएशन दे दे, टोटल एनर्जी दे दे, और फिर कहे आपसे ई लैम्डा ए लैम्डा बताओ, ये सारी चीजें दे ही ना, एरिया भी ना दे, टाइम भी ना दे, तब हम क्या करेंगे? तो उस समय आप क्या करेंगे? ए लैम्डा इक्वल टोटल रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक। अगर आपको ये टाइम एरिया कुछ ना दे तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो कह दिया कि एक सरफेस में 2000 किलो कैलोरी हीट है टोटल। अब पूछेगा बताओ एब्जॉर्बिव पावर कितनी है यदि इंसिडेंट एनर्जी इतनी हो जाए? तो सीधा सीधा फॉर्मूला, चाहे आपको एमिट वाला निकालें चाहे एब्जॉर्ब वाला निकालें, फॉर्मूला सेम है, टोटल रेडिएशन अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इसको लगा के आप सोल्यूशन कर देना। फिर आया इन्हीं फॉर्मूले से बना लॉज ऑफ कूलिंग। अभी आपने कहा ना कि टेम्परेचर से ही लॉस हो रहा है इसका, एनर्जी का, और या तो गेन हो रहा है। दो ही बातें हो रही, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। वैसे आपको पता है कि जितना भी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ा है उसमें टेम्परेचर हीट वहीं पे चली, हायर से लोअर, हायर से, तो ये हायर से लोअर चली तो कभी गेन होगा ही नहीं। तो सोचो ना, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस में आ गया, इसका मतलब है 8 डिग्री सेल्सियस पे हीट कम हो गई 10 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। तो बताओ लॉस हो रहा है कि गेन? गेन होएगा ही नहीं। अगर आपके एक सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और सेकंड का 50 है, तो अभी तो हमने कहा कि टेम्परेचर पे डिपेंड है एनर्जी, तो भैया 50 पे जब पहुंचोगे तो एनर्जी खुद ब खुद कम हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए वहां कहा जाता है लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां एनर्जी गेन होगी। कब होगी? जब बाहर से कहीं एनर्जी दोगे। और आपको पता है पूरे प्रोसेस में बिल्कुल मना है कि आपको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी है, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी है। तो अब हेडिंग आई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक, लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से, लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। ये न्यूटन का फॉर्मूला है और न्यूटन पूरे फिजिक्स में हर जगह विराजमान है, हर जगह अपने बारे में स्टेटमेंट जरूर देते हैं, इनकी आदत है। समझदार हो तुम लोग, चलो आगे बढ़े। बेटा क्या कर रहा है? रेट ऑफ हीट लॉस, क्या कर रहा है? हीट लॉस कर रहा है। रेट को लगाया भाई, टाइम होगा, 1 मिनट में 10 कैलोरी निकली, तो 2 मिनट में ज्यादा भी जा सकती है, 5 मिनट में ज्यादा जा सकती है। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके बीच? हम सिस्टम और हमारा रूम सराउंडिंग। भाई हम सिस्टम है हम लोग, और जहां बैठे हो वहां का एनवायरमेंट क्या है? सराउंडिंग है। तो बेटा किसके किसके बीच? टेम्परेचर डिफरेंस, किसके किसके बीच? डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड, भैया सराउंडिंग में आपका रूम भी हो सकता है, सराउंडिंग में आप एनवायरमेंट को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो रेट ऑफ हीट लॉस, मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल की प्लेट है, ठीक। अब बाहर का टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है और ये बेटा 20 डिग्री सेल्सियस है।
तो हीट 20 से कहाँ जाएगी, 10 में जाएगी ना। इसका मतलब यहाँ हीट ज्यादा थी तभी तो बाहर चली गई, तो हीट कम हुई कि ज्यादा हो गई, कम हुई, कुछ टाइम लिया होगा, तभी मैंने लिखा रेट ऑफ हीट लॉस। किसके किसके बीच, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो क्या लिखेंगे, माइनस dq अपॉन dt। माइनस क्यों लगाया, लॉस हो रही है, गेन नहीं हो रहा है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके बीच, सिस्टम, अपने आप को t मान लीजिए, और माइनस सराउंडिंग को मान लीजिए t नॉट, सराउंडिंग को क्या मान लीजिए, t नॉट, जो बुक्स में कहती है वही मानिए आप। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा नहीं है कि विंटर के सीजन में जब रजाई से बाहर आओ तो आपको ठंड सी लगती है उस समय, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर में चलते हैं ना हम लोग, वहां का टेम्परेचर कम था, जैसे ही बाहर आए तो हीट क्या करती है, लॉस करती है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर विंटर के समय कम होता है, तो इसलिए हीट तो लॉस हो रही ना, गेन नहीं हो रही है, हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ये बेटा मेन इनका प्रिंसिपल है, इसको याद रखना है आपको। ठीक, अब इसके बाद इसकी प्रूविंग बताते हैं। तो क्या है बेटा, रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसकी प्रूविंग बढ़ाते हैं। जरा बताओ बेटा, हमने पढ़ा है Q इक्वल स्पेसिफिक हीट mc/dt, मैं dt से लिख देता हूं क्योंकि यहां पर टेम्परेचर को आप t मानते हैं, थीटा मानना हो थीटा मान लीजिए आपको, अगर आपको थीटा मानना है तो थीटा माइनस थीटा नॉट, लेकिन बुक्स में क्या है, टेम्परेचर t से बना है, कैपिटल T से, तो हो सकता है मैं थीटा बनाऊं तो आपको डाउट हो जाए रिवीजन में, इसलिए मैंने भी वही बना दिया। स्मॉल t का मींस टाइम और कैपिटल T का मींस टेम्परेचर, t नॉट का मींस सराउंडिंग और t का मींस आपका टेम्परेचर सिस्टम का। ठीक है, Q क्या है बेटा, हीट, तो बेटा dq क्या आएगा, dq इक्वल mc/dt, जरा dq हटा लो बेटा यहां से, तो क्या बनेगा, माइनस mc/dt अपॉन dt, टाइम वाला, इक्वल बेटा कांस्टेंट लगा लीजिए के, कांस्टेंट के ब्रैकेट में t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट, बेटा यहां से इसको हटा लीजिए, तो माइनस dt अपॉन dt इक्वल k अपॉन mc ब्रैकेट में t माइनस टी नॉट। बेटा इसको भी बुक्स में कांस्टेंट ही माना जाता है, इस पूरे फिनोमिना को कांस्टेंट ही माना जाता है। क्यों कांस्टेंट मानते हैं, उसका भी रीजन समझ लो। मान लीजिए आपने आयरन की रॉड ली, आयरन की रॉड का C होगा जितना भी कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट हर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। वाटर ले लो, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, चलो वाटर के एग्जांपल से लो, तो सोचो अगर वाटर का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो जाए, कम हो जाए, क्या वाटर का मास कम हो गया? अरे आपने सुबह जब पानी गर्म किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सराउंडिंग ने हीट ले ली, तो क्या बताइए पानी कम हो गया क्या? नहीं कम होता, तो मास कम होगा क्या? नहीं। क्या वाटर ऐसा तो नहीं केरोसिन बन गया हो, कुछ नहीं हुआ, तो क्या वाटर की स्पेसिफिक हीट बदलेगी? वो तो पहले से ही कांस्टेंट थी, तो क्या वो चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, तो इसको हम कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं। बुक में स्मॉल के बना रहता है, आप भी स्मॉल बना लीजिए, स्मॉल कैपिटल में बहुत कम फर्क होता है, तो थोड़ा भैया ज्यादा हो तो इसको बड़ा के बना लीजिए। ठीक, और अब बताओ, तो माइनस dt अपॉन dt इक्वल बेटा स्मॉल के t माइनस टी नॉट। बोलो इतनी बात ठीक है? अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बच्चा, सोचते रहना, आप सोचते रहेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। ये तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला हो गया। सपोज दैट जब आपने वाटर को हीट किया तो वो था 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, आपने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया पानी, और 10 मिनट बाद पता चला कि वो 45 पर आ गया, क्योंकि हीट टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा लॉस करती है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ना दो तो बताओ 60 से 45 में आ गए और बाहर का टेम्परेचर है 25, बाहर का कितना है? तो ये तो हो गया सराउंडिंग, ये तो हो गया बाहर सराउंडिंग। 60 से ठंडा हुआ 45 पर आया और 10 मिनट का टाइम ले लिया, तो इसका मतलब है भैया टी अकेला तो है नहीं। अब ये टेम्परेचर दो है सिस्टम के, पहले 60 था
10 मिनट बाद 45 ही बचा। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल के। ये जो टी लिखा है सिस्टम वाला, वो टी नहीं बचा, वो बना टी एवरेज। क्या बना बेटा, टी एवरेज। और आपको पता है कि टी एवरेज हाउ टू कैलकुलेट, T1 प्लस T2 बाई T1 प्लस T2 बाई, तो मैंने लिख दिया टी एवरेज, आप चाहो तो उसको चेंज कर लेना, माइनस का बेटा टी नॉट, माइनस का टी नॉट। ये है फॉर्मूला न्यूमेरिकल का। ठीक, न्यूमेरिकल इसी से लगते हैं, माइनस डी टी अपॉन डी टी, ये टेम्परेचर है, डिफरेंस, डी को डिफरेंस कहते हैं, और ये टाइम है, ये कांस्टेंट है, टी एवरेज T1 प्लस T2 बाई 2 है, जहां से जहां तक ले आए। ठीक है, हम मान लो हम 60 से 45 में आए, तो ये T1 ये T2, और सराउंडिंग कितने में था, 25 पर, तो आप चेंज कर लीजिएगा, टी एवरेज की जगह T1 प्लस T2 बाई 2 से। इतनी बात सही है। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, बस एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूले को उठाकर हम आगे ले चलते हैं बेटा। तो इस फॉर्मूले में एक काम करते हैं, इस t माइनस टी नॉट को नीचे ले आते हैं। ठीक, इस t माइनस टी नॉट को नीचे ले आते हैं, तो बताओ बेटा क्या बचा, माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल बेटा के डी टी। बोलो बात ठीक है, बोलो बात ठीक। ये t वाला था ना, कैपिटल टी टेम्परेचर वाला, इसको साथ में ले आए नीचे और इस t को कर दिया ऊपर, बस इतना किया हमने। तो बताओ ये माइनस हटा लो और यहां लगा लो, तो क्या बेटा अगर पूरे को एक फंक्शन मान लो, इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, तो शायद आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx को बच्चों log x कहते हैं, बेस e कहते हैं। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को, कि दोनों टेम्परेचर ही हैं, मैं एक मान लेता हूं कि एक ही है हमारे पास, तो क्या ऐसा नहीं लिख रहा 1 अपान एक्स dx 1 अपान टी डी टी, 1 अपान टी डी टी, तो इंटीग्रेशन कर लो बच्चा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो बेटा क्या लिखोगे इसको, log t, क्या लिखोगे log t, तो log बेस e, और t अकेला नहीं था, t माइनस टी नॉट, log t माइनस टी नॉट इक्वल बेटा माइनस का होगा नहीं, k का होगा नहीं, dt का करोगे सबको पता है स्मॉल t आएगा, dt dx dy dz लिखा हो वही आ जाता है जो है। ठीक, अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, log t माइनस टी नॉट, तो बेटा ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या, चलिए देखिए, इसके बाद अगर इसको आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक, क्या लिखा है, log e t माइनस टी नॉट इक्वल माइनस के टी। आपको पता है इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो कांस्टेंट टर्म लगाया जाता है, तो प्लस का c, और फिजिक्स में कांस्टेंट का यूज नहीं होता है इसलिए हम लोग कांस्टेंट नहीं लगाते, लेकिन मान लेते हैं बेटा log का टर्म यहीं से हटा दो, तो t माइनस टी नॉट, यहां से log हट जाएगा, तो जितना भी हमारा आरएचएस में लिखा है वो सब एक्सपोनेंशियल e की पावर में चला जाता है, यहां से log हटा दीजिए, e की पावर माइनस के टी प्लस का c, तो फॉर्मूला क्या बना, t इक्वल टी नॉट, ये माइनस टी नॉट इधर आया, प्लस टी नॉट प्लस e की पावर माइनस के टी प्लस का c। ये बेटा हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने लॉग को यहां से हटाया बेटा, यहां पर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म c लगाना पड़ता है, तो जितने भी टर्म लिखे हैं सब e के पावर में चले गए, एक्सपोनेंशियल पावर में, तो माइनस टी नॉट इधर गया तो प्लस में आ गया। अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, कारण 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर, एग्जांपल है कि एक बॉडी को कूल किया गया, कहां से कहां कूल किया गया, 94 टू 86 डिग्री सेल्सियस, और बेटा उसमें टाइम लगा इसको 2 मिनट, टाइम लगा 2 मिनट, जबकि सराउंडिंग टी नॉट था बच्चा 20 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि 71 से 69 जाने में, 71 से 69 डिग्री सेल्सियस जाने में बताओ कितना टाइम लेगा, जबकि सराउंडिंग वही है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, माइनस डी टी अपॉन डी टी के टी एवरेज माइनस टी नॉट, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं पहले प्रोसेस में। तो बेटा डी टी, तो हम चल रहे हैं T1 से T2, तो यहां पर माइनस लगा है, अगर माइनस लगा है तो आप माइनस लगा सकते हैं, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन में dt इक्वल बेटा के टी एवरेज की जगह T1 प्लस T2 बाई 2 और माइनस का T नॉट, ये बेटा हमारा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को मैं हटा दे रहा हूं,
अब क्या करें, अब करने के बाद बेटा T1 क्या है 94, 94 से 86 में आओगे तो 86 94 आने में 8 का डिफरेंस है, कितना, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 94 से 86, 94 माइनस 86 माइनस का 8, टाइम कितना बेटा 2 मिनट, 2 मिनट का मींस 120 सेकंड, 2 मिनट का मींस 120 सेकंड इक्वल के बेटा टी एवरेज निकालो, तो T1 प्लस T2, 94 में 86 ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 9 8 17 180, 180 को जब 2 से करेंगे तो 90 बचेगा, और बेटा माइनस T0 कितना है 20 है, तो बताओ यहां से K कितना मिल रहा है बेटा, K मिला यहाँ 70, तो इसको अपॉन में ले आओ, -8 अपान 120, -8 अपान 120 और यहाँ पर बेटा 70 है, आप चाहो तो 8 से इसको कट कर सकते हो, 8 से इसको कट कर लीजिए तो -1, 8 1 जा 8, यहाँ 4 और 8 5 जा 40 इंटू बेटा 70, ये मिल गया हमको K। फिर अगेन वही फॉर्मूला हमको फिर लगाना है बेटा, क्या, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन dt इक्वल K, यहां पर T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस का T0। तो बेटा अब कहां से कहां, 71 से 69, तो 71 से 69 जाओगे तो 2 का डिफरेंस है तो -2, अपान टाइम नहीं पता बेटा, K अभी आपने निकाला -1 अपान 15 इंटू 70, बताओ T1 प्लस T2, 71 में 69 ऐड करेंगे तो 9 1 10 और 6 7 13 14, 140 डिवाइड बाई 2 70, और बेटा T0 कितना है 20, तो -2 अपान dt इक्वल माइनस, बेटा माइनस माइनस कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 अपान 15 इंटू 70 और बेटा यहां पर कितना रिमेनिंग 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो dt इंटू 50 इक्वल 2 इंटू 15 इंटू 70, तो बेटा dt कितना आया 2 इंटू 15 इंटू 70 अपॉन 50, तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो भैया आंसर कितना आया 42 सेकंड, आंसर कितना आया 42 सेकंड, मतलब 94 से 86 आने में 2 मिनट लगा, जबकि 71 से 69 आने में उसको कितना टाइम लग रहा है 42 सेकंड 42 सेकंड लग रहा है, ठीक है।